हाय गाइस, आगे मैं आज आपके सामने फिर कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर, लेकिन ये टॉपिक्स भी हमारे इंडियन नेशनलिज्म से ही रिलेटेड हैं। अब हम अपने इंडियन नेशनलिज्म के चैप्टर के लास्ट में पहुंच रहे हैं। शायद मेरा लास्ट सेकंड वीडियो हो इंडियन नेशनलिज्म के सीरीज का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वोवेल प्लान। इससे पहले आपने देखा कि तमाम तरह की जितनी भी many kinds of the efforts were failed actually negotiate between British government among, हम between नहीं कह सकते बल्कि हम कह सकते हैं among ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, यानी कि आप इसको समझिए। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो इस तरह की हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ द डिफरेंशिएशंस एंड मेनी काइंड्स ऑफ द हम कह सकते हैं कि जिसमें कंडीशन क्या रही कि समझौता नहीं हो रहा था या एग्रीमेंट नहीं हो रहे थे, आपस में उनके विचार मेल नहीं खाते थे। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा हम दोनों को सेल्फिश कहें कि वो लोग सेल्फिश हो रहे हैं, पार्टीज सेल्फिश हो रही है अपने अपने कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को लेकर। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए वोवेल प्लान लाया गया था। मैं आपको बता दूं, वोवेल जो कि हमारे इंडियन आर्मी आर्मी के चीफ कमांडर थे, वो वापस जाते हैं लंदन पार्लियामेंट या जहां से भी रॉयल जो भी वहां से ग्रुप था या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और रॉयल ग्रुप था, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। और साथ ही वो लॉर्ड लिनलिथगो को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं एज अ गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वोवेल प्लान क्या है, क्यों आया, और इससे पहले वोवेल प्लान से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि क्यों वोवेल को ऐसा लगा कि हमें कुछ प्लान लेके आना चाहिए। देखिए, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, डिफिकल्टीज से दे वर सराउंडिंग ओवर देयर, द डिफिकल्टीज अराइज फ्रॉम द साइड बाय साइड, यानी कि हर तरफ से, यानी एक तरफ से यहाँ भी क्वेश्चन चल रहा है जो कि इंडिया उनका कॉलोनियल एम्पायर है, यहाँ पर भी तमाम तरह के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। दूसरा, जापानीज अटैक का उनको थ्रेट है। तीसरा, वर्ल्ड वार में भी वो एकदम लास्ट स्टेज में है, वहां पे भी उनकी टांग फंसी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था कि फर्स्ट नीड जो थी उनकी कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी उनको सपोर्ट करे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस उनको हमें इंडियन आर्मी को यूज करने के लिए निगोशिएट हो जाए। पहला ये था। दूसरा ये था कि वो जापानी जो थे, देवर राइजिंग, जापान वाज राइजिंग एज अ, हम कह सकते हैं, इमर्जिंग एज अ पावरफुल नेशन एट दैट टाइम, और बहुत ही स्ट्रांग था। वो भी थ्रेट था उनको कि जापानीज हम पर अटैक ना करें। और भी कुछ चीजें रही हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो हमारा था कि हाँ, एक और चीज थी खास, वो था इलेक्शंस वर शेड्यूल देयर इन 1945। लेबर पार्टी थी और भी पार्टीज थी डेमोक्रेटिक, जिनके भी इलेक्शंस होने जा रहे थे। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें उनको कुछ चाह रहे थे कि इंडियन सपोर्ट करे इसके लिए, और इंडियन को पैम्पर करने के लिए, अपीजमेंट में लाने के लिए देवर पैम्परिंग टू द मुस्लिम लीग एंड द हम कह सकते हैं कांग्रेस। एक तो यहाँ पे ये दिक्कत थी कि वो चाहते थे कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक ही पेज पर नहीं आ जाते, सेम पेज पर नहीं आ जाते, सर्कमस्टेंसेस को लेकर, सिचुएशंस को लेकर कंप्रोमाइज में एक पेज पे नहीं आ जाते, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वोवेल प्लान में सबसे पहले जान लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वोवेल आए इंडिया में तो पहली कंडीशन क्या रखी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निगोशिएट कर लिया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए एग्री हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एक्सपेंडेड। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमेशा से किसका क्या नाम है, डोमिनेशन रहा है, ब्रिटिशर्स का रहा है। कि उसमें सारे मेंबर्स क्या होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, हेड भी ब्रिटिशर्स होता था, वाइस प्रेसिडेंट भी जो होता था वो भी ब्रिटिशर्स होता था। इस बार क्या किया उन्होंने, कहा कि हम इंडियंस को इसमें हम देंगे, सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड होगा कंट्री का वो, और वाइस एग्जीक्यूटिव हेड वो ब्रिटिश से होगा, बाकी सब ऑल मेंबर्स, रेस्ट मेंबर्स वुड बी इंडियंस। तो इसमें उन्होंने कहा कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? हिंदूज एंड मुस्लिम्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्यों हिंदूज और मुस्लिम? यहाँ पर हम हिंदूज को कांग्रेस समझ लिया और मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग अगर समझ लिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बता दूं। प्रॉब्लम ये थी कि देखिए,
मुस्लिम लीग ने जरूर मुस्लिम लीग बनाई थी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, जो कि कांग्रेस को प्रोसीड कर रहे थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, एज अ इंडियन यूनियन। और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इसी बात पर जो एग्रीमेंट होना था वो इसी बात पर होना था। तो लॉर्ड वावेल आए, उनकी ये 3 खास कंडीशन थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, यानी ये हम इम्प्रूवमेंट देंगे, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग राजी होते हैं तो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे, यानी कि उसमें हम 14 मेंबर्स दे और बढ़ाएंगे। और ये 14 मेंबर्स कौन होंगे? 14 मेंबर्स हमारे सारे इंडियंस होंगे, जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स थे सारे मेंबर्स। अब क्या होंगे उसमें, और इसमें इक्वल 14 मेंबर्स होंगे, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, यानी हिंदू मुस्लिम कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। और बाद में उन्होंने एक मीटिंग रखी, इसी सारे जो ये लेकर आए थे फार्मूले कह ले या प्लान कह ले, लेके आए थे शिमला में, उन्होंने मीटिंग रखी 1945 में, ठीक है, 1945 में रखी। अब वहां पर क्या था कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट था और भी तमाम मूवमेंट थे, जिसके चलते लीडर्स वर एक्चुअली कॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे वर इम्प्रिजन्ड इन द जेल, उनको रिलीज किया जाए। तो 21 लीडर्स आप याद रखिएगा, 21 लीडर्स को बुलाया गया, उन लोगों को रिलीज किया गया, जो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जो खास नेता थे उनको लेके आया गया। और यहाँ पर उनके सामने ये बातें रखी गई। बातें क्या रखी गई? बातें ये रखी गई कि ये तीनों पॉइंट्स बताए गए उनको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें, ठीक है, अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पेज पर आते हैं तो। दूसरा उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे, मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, या हम कह लें सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका होगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन? आपका हिंदूज का और मुस्लिम्स का। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हम दे सकते हैं, एससी को भी दे सकते हैं, सिख को भी दे सकते हैं, ये बातें उन्होंने कही। अब रिएक्शन, यहां पर अब दोनों पार्टीज का रिएक्शन, क्या वो सहमत है? Were they agreed on these plans? ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा हुआ है फेल्योर, देखिए, यानी कि फेल हुई। क्यों फेल हुई? मुस्लिम लीग क्या चाहती है और कांग्रेस क्या चाहती है, दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई। मुस्लिम लीग चाहती है कि ऑल मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन द काउंसिल माइनॉरिटीज हैड द वीटो पावर, यानी कि अब यहाँ पर एक चीज आपको समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में अभी भी मुस्लिम लीडर्स हैं, ठीक है, तो मुस्लिम लीग का कहना ये था कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता एज अ रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं जाएंगे, यानी कि जो आपको अगर रिप्रेजेंटेशन देना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो नेता किससे होंगे? मुस्लिम लीग से ही होंगे, ठीक है, ये उनका कहना था। अब कांग्रेस का कहना था क्या मुस्लिम लीग अकेले पूरे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटर्स हैं? क्या ये मुस्लिम नहीं है? क्योंकि मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर कांग्रेस से मुस्लिम नेता एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आएंगे तो वो तो कांग्रेस की पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, हमारी पॉलिसी तो अलग है, ठीक है, तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी से कट जाएंगे। आप समझिए इस चीज को, अगर कांग्रेस अपने कांग्रेस पार्टी से हिंदू नेता भी देगी और अपने ही कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम लीडर्स भी देगी, तो हमारी मुस्लिम लीग का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मुस्लिम लीडर्स जाएंगे लेकिन मुस्लिम लीग से ही सिलेक्ट होंगे, ना कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएंगे। ये एक तो ये कहा, उनकी असहमति थी जो जिन्ना की वो इस बात पर थी। पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम लीग वर नॉट सिलेक्टेड इन काउंसिल, यानी मुस्लिम लीग क्या अकेले पूरी काउंसिल को सिलेक्ट करेगी, यानी पूरा रिप्रेजेंटेशन सारे मुस्लिम लीग के नेता ही लेंगे। और दूसरा मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं, जिसमें जिन्ना जो उनके हेड थे, उनका कहना था अगर मुस्लिम कांग्रेस से लीडर्स लिए जाते हैं मुस्लिम्स, तो फिर वीटो पावर मुस्लिम लीग के पास होना चाहिए, ठीक है। वीटो किसे कहते हैं? वीटो, जैसे वीटो क्या होता है जिसको हम एक बार यूज करते हैं, या 1 ईयर में एक बार कह लीजिए, या 5 इयर्स में एक बार कह लीजिए, यानी कि या किसी मसौदे पर, किसी प्रपोजल पर, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी प्रपोजल होता है कलेक्टिव प्रपोजल आता है देश के लिए,
तो मुस्लिम लीग के पास राइट होगा कि वो वीटो पावर लगा दे अगर वो असहमत है, यानी कि अगर वो नहीं मान रहे इस बात को, वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो वीटो पावर का यूज करेंगे। अब कांग्रेस को ये कैसे पसंद आएगा कि माइनॉरिटीज से हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वीटो पावर हो, मतलब कि हम पर इम्पोज कर सकते हैं और हमारे डिसीजन की क्या वैल्यू रह जाएगी। समझ गया कि जब चाहे जब चाहे मुस्लिम लीग वीटो पावर यूज करेगी हमारे डिसीजन पे। ये असहमति कांग्रेस की तरफ से थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग का क्या कहना था? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है तब तो हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, हमें सभी कास्ट और सभी रिलीजन से सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी हमारे एससी से भी होने चाहिए, सिख कम्युनिटी से भी हो, एंग्लो इंडियन से भी हो, फिर सभी हो मुस्लिम के अलावा। क्या मुस्लिम लीग क्या अकेले पूरे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटर्स है? हमारे कांग्रेस में भी तो मुस्लिम लीडर्स हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आई, जिसकी वजह से वोवेल प्लान भी फेल हो गया, यानी कि जो सहमति बननी थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दे और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को, या सहमति बननी थी, एग्रीमेंट होना था कि दे वर एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी उनका डिसएग्रीमेंट था। तीसरा था कि मुस्लिम क्या चाहते हैं? मुस्लिम लीग चाहती है कि हमको वीटो पावर दे दिया जाए माइनॉरिटीज को, कि हम माइनॉरिटीज हैं और मेजोरिटी हम पर मनमाना फैसला ना थोप सके। इसके लिए माइनॉरिटीज ने वीटो पावर की डिमांड करी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि अगर माइनॉरिटीज को वीटो पावर देंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो जब चाहे हमारे डिसीजन पर अपनी टांग अड़ा सकती है असहमति, तो फिर हमारे डिसीजन के, हमारे प्लान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उन कांग्रेस का कहना था हम तो पूरी कंट्री को लेके चल रहे हैं, पर यहाँ पर मुस्लिम लीग का क्या था कि उनका नजरिया था कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो यहाँ पर इन सारी बातों को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से असहमति हो जाती है और इस तरह से वोवेल प्लान 1945 भी फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? वैसे तो कैबिनेट मिशन स्पेशली आपका फरवरी 1946 में आया था, ठीक है, लेकिन इसने स्टार्ट किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना स्टार्ट हुआ वो आपका हुआ नवंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन और उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में चर्चा करने नहीं जा रहे, बल्कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कैबिनेट मिशन आया वो क्या क्या प्रपोजल लेकर आया, उसके सदस्य कौन कौन थे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए कैबिनेट मिशन आया आपका फरवरी 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, कैबिनेट मिशन। इसके जो सेक्रेटरी स्टेट थे वो पैकेटिक लॉरेंस थे। ये कुछ नाम आपको याद कर लेने, पैकेटिक लॉरेंस, और इसके आपके प्रेसिडेंट थे ये स्टफर्ड क्रिप्स, जो पहले ही क्रिप्स मिशन लेके आ चुके थे, स्टफर्ड क्रिप्स। और ये आपके प्रेसिडेंट किसके थे? वो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपको याद रखना है। तीसरा आपका नाम था, वो क्या थे? वो एवी अलेक्जेंडर, ये नाम भी आपको याद रखना है, ये नाम भी आपको याद रखना है। वो फर्स्ट लॉर्ड एडमायरली थे। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कैबिनेट मिशन में। वो क्या थे? पैकेटिक लॉरेंस एक तरह से हेड थे, प्रेसिडेंट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टफर्ड क्रिप्स थे, फर्स्ट लॉर्ड एडमायरल्टी एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि क्या प्रपोजल्स थे कैबिनेट मिशन में, क्या खास था जिसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट प्रपोजल मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रही हूँ, क्या क्या कैबिनेट मिशन में था कि वो कैसे होना चाहिए, यानी क्या चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती, किस तरह से होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन की पहली कंडीशन थी
कि आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये आपको याद रखना है। वॉज डिनाइड, पहला तो ये था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये टू नेशन थ्योरी यानी हम सेपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं रिजेक्शन ऑफ द प्लान ऑफ द पाकिस्तान भी कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इफ पाकिस्तान प्लान्ड अगर बनता है तो क्या होगा, उसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, एक लार्ज पार्ट ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी उसमें होगी, ठीक है। तो फिर कैसा पाकिस्तान, ठीक है, कैसी, जब उसमें यानी हम कैसे, यहां पे ये दिक्कत थी, अगर हम पाकिस्तान बनाना भी चाहें, ये किसका कहना था, कैबिनेट मिशन का, तो कैसे होगा पार्टीशन, अंडरस्टूड। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक तरफ बंगाल है और एक तरफ पंजाब है। यहां पर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर और लोग नहीं थे, समझ गए। उसमें हिंदूज भी हैं और सिख भी हैं, एंग्लो इंडियंस भी हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, बंगाल और पंजाब को अगर हम पार्टीशन में दे दें तो ट्रेडिशनली और हम कह सकते हैं रीजनली क्या होगा, एक तरह से क्लैशेस होंगे। आप समझिए इस चीज को, क्लैशेस हो जाएंगे। दूसरा, चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाउ, अगर हम चाहें भी, इफ यू वांट टू डिवाइड, ठीक है, तो कैसे, हाउ was possible division of army, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने हमारी आर्मी को भी इस तरह से बांट के रखा हुआ था। किस तरह से, जैसे राजपूताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, और ये आपका पठान रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों के अंदर कम्युनल फीलिंग्स पैदा हो अपने अपने। और वो डिवीजन आप देखिए आज भी ये दिस सेम पैटर्न है, दिस सेम सिस्टम इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। आज भी हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है और आपकी राजपूताना रेजिमेंट है, इस तरह करके। इसका मतलब ये नहीं कि गोरखा में सारे गोरखा हैं, सिख में सारे सिख हैं, राजपूताना में सारे राजपूताना, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने इसी इंटेंशन को, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि ऑपरेट करने के लिए या उसको अच्छे से चलाने के लिए इस फार्मूले का यूज किया था, ठीक है। तो उनका कहना था हम डिवीजन कैसे करेंगे आर्मी का, ठीक है, हमें तो इक्वल चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कहा गया इसमें। और आपका जो पांचवा है, देखिए ये सारी चीजें कौन कह रहा है, कैबिनेट मिशन कह रहा है। कैबिनेट मिशन कह रहा है कि, और आपका टेलीग्राफ प्रॉब्लम, अभी हम कैबिनेट मिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूले या फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। हाउ इज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंट्री इज मोस्ट टेरिबल एंड डिफिकल्ट बिफोर द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट ऑल्सो फॉर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड इंक्लूडिंग विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि ये क्या है, ये एक पेनफुल समझौता होगा, ये एक पेनफुल काम होगा, पेनफुल कंडीशन होगी अगर हम ऐसा करते हैं। उनका कहना है टेलीग्राफ पोस्टल ऑर्डर सिस्टम, कैसे ये सब कैसे पॉसिबल है, क्या करेंगे हम, इसमें सब में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। रिसोर्सेज जो है हमारे पास,
वॉट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, मिनरल्स, ऑल अदर थिंग्स, उनको हम कैसे करेंगे। दूसरा जो एक खास पॉइंट था इसमें, जो हमारे पीएम थे, हम कह सकते हैं पीएम ऑफ ब्रिटिश, वहां से ऑर्डर आया, कहां से आया, इंग्लैंड से आया। उनका कहना था, स्टेटेड कि माइनॉरिटीज आर वर नॉट अलाउड टू इम्पोज any veto power on majority। उन्होंने साफ कहा, यानी मेजोरिटी पर किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म का वीटो पावर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें क्या सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग के अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी जिन्ना की जो पॉलिसी थी, उनका कहना था कि हमें देश सेपरेशन ऑफ कंट्री चाहिए, टू नेशन थ्योरी पे वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं, सारे के हिंड्रेंस भी बता दिए गए, क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं कि अगर हम, तो ये क्या है यहाँ पर, क्या मुस्लिम लीग को लगा, जिन्ना को लगा कि हमारा तो प्लान फेल हो रहा है। एक भी बात इसमें ऐसी नहीं है जिसमें कि हमें कोई इम्पोर्टेंस दी गई हो, या हम इसमें थोड़ा ऊपर आए हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऊपर आया हो, या हमारी अथॉरिटी या हमारा डोमिनेशन ऊपर आया हो। एक भी बात ऐसी नहीं है। वीटो वाली बात को भी नकार दिया गया है, पार्टीशन वाली बात को भी डिनाई किया गया है, और बंगाल और पंजाब जो कि मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट है इंडिया के, उसको भी क्या नाम है, ट्रेडिशनली और रीजनली कहा गया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। और डिवीजन, हम आर्मी का डिवीजन कैसे करें, ये सारी चीजें क्या है, मुस्लिम लीग की पॉलिसी और सेपरेशन ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट जा रही थी। एंड दिस वाज द एक्चुअली कंसर्न बाय द मुस्लिम लीग, स्पेशली जिन्ना, दैट दिस इज अगेंस्ट कंप्लीटली द टू नेशन थ्योरी। और ये सारा जो कैबिनेट मिशन के जितने भी ये आपके ये कंडीशन बताई जा रही हैं कि हम क्यों पाकिस्तान नहीं बना सकते, इस पर मुस्लिम लीग एग्री नहीं करती थी। लिहाजा ये जो फार्मूला था, या हम कह सकते हैं ये जो कंडीशंस थी, प्रपोजल थी जो कैबिनेट मिशन ने रखी थी, उसको भी मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार किया। और यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स में कांग्रेस के लिए कोई भी ऐसी अगेंस्ट वाली बात नहीं कही जा रही है कि जो आपकी मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको, इसमें से एक भी बात ऐसी भी नहीं है जो नागवार लगी हो जिसके लिए वो अपनी वॉइस को रेज करे। तो रिजल्ट ये निकल के आता है, यहाँ पर मुस्लिम लीग वॉज नॉट एक्चुअली agreed with all these proposals, and they were stable and हम कह सकते हैं stubborn, they had a stubborn attitude for the separation of the country। तो आज का जो हमारा जो जितना ये आपका कैबिनेट मिशन था, और ये इससे पहले मैंने आपको वोवल प्लान बताया, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी, तो आप पूछ सकते हैं। आगे ये आपको चल के और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर होगा, जब मैं आपको अगले अपने पार्ट में माउंटबेटन प्लान और सी राजगोपालाचारी प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, शायद वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इंडियन नेशनलिज्म को लेकर। ठीक है, तो अगर आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगता है, इन वीडियोस में, मेरे सारे वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय।